हेलो फ्रेंड्स, तो हम कल ये एमसीक्यूज़ पढ़ रहे थे। 947 तक हमने पढ़ लिया था। SK 1 to 17 के सेक्शन 3 के एमसीक्यूज़ हैं, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज यहाँ से पढ़ेंगे। मैक्सिमम वेंट्रिकुलर फिलिंग इन फर्स्ट थर्ड ऑफ डायस्टोल। मैक्सिमम वेंट्रिकल्स कब फिल होते हैं? जो फर्स्ट थर्ड ऑफ डायस्टोल होता है उस टाइम, उसमें मैक्सिमम फिलिंग होती है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कार्डियोजेनिक शॉक इज़ डोपामीन एंड डोब्यूटामीन। कार्डियोजेनिक में डोपामीन या डोब्यूटामीन देते हैं। एपिनेफ्रिन किस में देते हैं? कार्डियक अरेस्ट में या एनाफाइलेक्टिक शॉक में। अब ये देखें, एनाफाइलेक्टिक शॉक में पेनिसिलिन इंड्यूस्ड हो उसमें एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन देते हैं। कार्डियोजेनिक में डोपामीन या डोब्यूटामीन देते हैं। सेप्टिक शॉक में फिर नार एपिनेफ्रिन, नार एड्रेनलिन। कार्डियक अरेस्ट में भी एड्रेनलिन है और ब्रेडिकार्डिया में एट्रोफिन देते हैं। रैंडमाइजेशन इस रैंडमाइजेशन किसको कहते हैं? जनरेटिंग रैंडम सीक्वेंस एंड सेलेक्टिंग रैंडम पॉपुलेशन। रैंडम पॉपुलेशन को जब आप सेलेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं रैंडमाइजेशन। रिगार्डिंग फार्माकोकाइनेटिक ट्रू इज इंक्रीज टॉक्सिसिटी ऑफ मीथोट्रेक्सेट विद एस्पिरिन। एस्पिरिन के साथ अगर मीथोट्रेक्सेट देंगे तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। डिक्रीज इन विच न्यूरोट्रांसमीटर काज एंग्जाइटी। गाबा गाबा क्योंकि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, वो जब डिक्रीज़ होगा तो इनहिबिशन नहीं होगी, जिसकी वजह से फिर क्या होगा? ओवर स्टिमुलेशन होगी और एंग्जाइटी प्रोड्यूस होगा। वेलोसिटी इन वेसल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होती है वेलोसिटी कम होती है, और विस्कोसिटी कम होगी तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, अपोजिट है। A patient with delayed puberty having small testes with large legs and gynecomastia and karyotype is 47XXY। तो ये हो गया क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है क्योंकि इसमें देखिए 47XXY होता है क्लाइनफिल्टर में, और उसमें क्या होता है? प्यूबर्टी डिले हो जाती है क्योंकि एक एक्स्ट्रा एक्स है, और टेस्टीज भी स्मॉल होते हैं, लेग्स वगैरह लार्ज होते हैं, गायनेकोमेस्टिया भी इनमें होता है। फिर है बुआई इज एक्सक्रीटिंग मिकोनियम। एक बुआई है वो मिकोनियम एक्सक्रीट कर रहा है फ्रॉम रेक्टम एंड हैज सीवियर कॉन्स्टिपेशन। द रेक्टल एग्जामिनेशन शोड नो गैंग्लियन सेल्स। द कंडीशन इज कॉल्ड हर्कस्प्रंग्स डिजीज, इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें बाय बर्थ गैंग्लियन प्रेजेंट नहीं होते इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स या पेरिस्टाल्सिस नहीं होंगी, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होगा और हमारे पास मिकोनियम एक्सक्रीट हो रहा होगा। पेशेंट हैज़ लॉस्ट फाइन टच वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन। वेयर इज़ द लीजन? डार्सल कॉलम मीडियल मेनिस्कस में है, क्योंकि फाइन टच वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन वाले सेंसेशन को डार्सल कॉलम कैरी कर रहा होता है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के डार्सल रूट से इंटर हो रहे होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, मेडुला ऑब्लंगेटा की तरफ या ब्रेनस्टेम की तरफ जा रहे होते हैं। असेंडिंग वो हैं ट्रैक्स है। तो फाइन टच, प्रेशर, वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन को डार्सल कॉलम में। अब इसमें हमारे पास फिर दो होते हैं, वेसिकुलस ग्रेसिलस होता है और क्यूनिएटस होता है। ग्रेसिलस लोअर लिम्ब से इन सेंसेशन को कैरी करता है और क्यूनिएटस अपर लिम्ब के लिए। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो होता है वो क्रूड टच एंड प्रेशर के लिए होता है, और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक पेन एंड टेम्परेचर के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। ये मैंने न्यूरो एनाटॉमी में डिटेल से आपको इनका लेक्चर भी पढ़ाया था, अगर आप लोगों को समझ नहीं है तो वहाँ से देख लेना। इन काकेजियन द परसेंटेज ऑफ ब्लड ग्रुप्स ओ इन अ पॉपुलेशन इज़, ये 41% होता है। ये एक हमारे पास रट्टे वाली चीज़ है। कॉमन मसल कंट्रक्शन प्रोटीन फॉर स्मूथ एंड स्केलेटल मसल। स्मूथ और स्केलेटल मसल में कौन सा कंट्रक्टाइल प्रोटीन कॉमन होती है? तो वो है एक्टिन, जो कि दोनों में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है मैक्सिमम स्टेबिलिटी टू द टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट एंड कीप्स द कंडाइल ऑफ मैंडिबल इन द फोसा? ये है टेम्पोमैंडिबुलर लिगामेंट है, वो हाँ टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट को फोसा के अंदर रखता है। डैमेज टू द कॉमन पेरोनियल नर्व रिजल्ट्स इन इनएबिलिटी टू इवर्जन एंड डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट है। पेरोनियल नर्व का काम क्या था? इवर्जन करवाना और डॉर्सिफ्लेक्शन करवाना। तो ये जब डैमेज हो गया तो अब इवर्जन नहीं होगी। इवर्जन का मतलब फुट को आउटसाइड जब मूव करवा रहे थे उसको इवर्जन कह रहे थे, तो वो नहीं हो पाएगी, और डॉर्सिफ्लेक्शन भी नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेगनेंसी? ग्रोथ हार्मोन अफेक्ट नहीं होता, बाकी थायराइड, पैराथायराइड, कार्टिसोल सारे अफेक्ट होते हैं। डॉर्सल कॉलम डैमेज विल रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? सेंसरी एटेक्सिया हो जाएगी।
इसमें एटेक्सिया होता है और इसको सेंसरी एटेक्सिया इस वजह से कह रहे हैं, सेंसरी फाइबर्स है ना डार्सल कॉलम में वो डैमेज हो रहे हैं। During pregnancy, the lumen of uterine cavity is obliterated by fusion of which of the following: residua capsularis and residua paratalis। ये जब फ्यूज हो जाते हैं तो उसकी वजह से यूट्राइन कैविटी ओब्लिटरेट हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है। आफ्टर हेपेटेक्टमी है, एक लीवर का एक लोब हमने रिमूव कर दिया। रीजनरेशन दोबारा कैसे होगी, कितने दिनों में होगी रीजनरेशन, हाउ मेनी डेज, कितना डेज लेगा, तो ये 10 डेज़ के अंदर अंदर 7 to 10 डेज, ए है इसमें आंसर। पेशेंट हैविंग फीवर कफ विद स्पूटम इनफिल्ट्रेशन ऑन एक्सरे चेस्ट है, ग्राम पॉजिटिव है, कैटालेज नेगेटिव ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड ऑन कल्चर इज लाइकली स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। देखिए स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया जो है ग्राम पॉजिटिव है लेकिन कैटालेज नेगेटिव है। कैटालेज पॉजिटिव कौन सा था, स्टेफाइलोकोकस था, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो कैटालेज नेगेटिव है लेकिन ग्राम पॉजिटिव है और नमूनिया भी है ना, स्पूटम है, इन्फिल्ट्रेट्स हैं, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। अगर कैटालेज पॉजिटिव होता है तो हम लोग स्टेफाइलोकोकस लगाते। इन समर फास्टिंग मैन हैव कंसनट्रेटेड यूरिन ड्यू टू इंक्रीज ADH की वजह से। अब समर है और दूसरा फास्टिंग है तो उसका यूरिन कंसनट्रेटेड इस वजह से आ रहा है क्योंकि ADH क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा किडनीज़ में ताकि बॉडी की डिहाइड्रेशन ना हो, तो उस वजह से फिर यूरिन जो बनेगी वो कंसनट्रेटेड होगी। सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन एब्जॉर्ब्ड इनटू विच वेन, सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन किस वेन में एब्जॉर्ब होगा, ये वेन में हमारे पास ये सबलिंगुअल वेन में एब्जॉर्ब होता है। अच्छा यहाँ पर समर अगर लिखा हो, फास्टिंग हो या ना हो, समर के अंदर अगर आप फास्टिंग इस वजह से कि बंदा पानी नहीं पी रहा, अब अगर फास्टिंग नहीं हुआ तो बंदा बहुत ज़्यादा पानी पी गया तो उसकी वजह से फिर यूरिन कंसनट्रेटेड नहीं होगी। लेकिन फास्टिंग मैन है और समर है, स्वेटिंग उसको बहुत हो गई, पहले से उसमें वाटर कम है और मज़ीद अगर यूरिन में वाटर जाएगा तो डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, इस वजह से ADH पे रिएक्शन करता है कि फुल कंसनट्रेटेड यूरिन बने। पेशेंट हैविंग पॉलीसाइथीमिया विद फेशियल कंजस्शन है एंड स्प्लिनोमेगलिया लाइकली रेज्ड इन दिस पेशेंट इज, तो इसमें क्या रेज होगा, इंक्रीज RBC मास, क्योंकि पॉलीसाइथीमिया है ना, फेशियल कंजस्शन भी है। ECG शोज प्रोलॉन्ग PR इंटरवल। अच्छा ECG के ऊपर प्रोलॉन्ग PR इंटरवल है विदाउट एनी अदर फाइंडिंग्स, लाइकली डायग्नोसिस, तो ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है जिसमें PR इंटरवल थोड़ा प्रोलॉन्ग हुआ पड़ा होता है, बाकी उसमें कोई भी फाइंडिंग नहीं होती ECG पे। उसकी वजह ये है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या स्लो हो जाती है ना, AB नोड से जो कंडक्शन होती है वो स्लो हो जाती है, इस वजह से PR इंटरवल बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है। QRS कम्प्लेक्स प्रायर टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल से पहले QRS कम्प्लेक्स बनता है। QRS कम्प्लेक्स क्या करता है, ये इसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो पहले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, डीपोलराइजेशन होती है, उसके बाद फिर मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं ना, फिर सिस्टोल होगा। तो पहले QRS कम्प्लेक्स बनेगा मतलब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होगी, उसके बाद वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन होगी, सिस्टोल होगा। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स ऑफ एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक लाइज इन सबथैलेमस जिलेटिनोजा में होते हैं। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो होते हैं एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की वो सब्सटेंशिया जिलेटिनोजा, और ये सब्सटेंशिया जिलेटिनोजा कहाँ था, स्पाइनल कार्ड के अंदर, जहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जाके एंड होगा, स्पाइनल कार्ड में एंटर हो रहा होगा, वहीं पे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होता है और वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन अपोजिट साइड ऑफ स्पाइनल कार्ड में जाके फिर अपवर्ड मूव करता है, इस तरह से होता है ना, स्पाइनल कार्ड इस तरह से होता है। ये क्योंकि मैंने पहले भी आपको पढ़ाए थे ना, इस वजह से मैं, ये पोस्टीरियर हार्न है, ये एंटीरियर हार्न है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आ रहा है, यहाँ पे आके एंड हो गया, यहाँ पर फिर क्या है, ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन प्रेजेंट है, ये अपोजिट साइड पे जाके इस तरह से मूव करेगा। लेटरल भी इस तरह होते हैं, एंटीरियर भी, एंटीरियर फिर यहाँ से अपोजिट साइड के एंटीरियर साइड पे जाके इस तरह, तो ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ पे आके एंड हो गया, तो ये जो एरिया है जहाँ पर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के सेल बॉडीज होते हैं उसको कहते हैं सब्सटेंशिया जिलेटिनोजा। लेकिन जो डार्सल कॉलम मीडियल मेनिस्कस सिस्टम जो था उसमें फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ से आता है, फिर ये डार्सली मूव करता है जाके मेडुला में जाके वो एंड होता है, तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन उसका मेडुला में प्रेजेंट होता है। लेकिन एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, ये एंटीरियर हो गया और लेटरल वाले यहाँ होते हैं, इन दोनों के सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन इसी सब्सटेंशिया जिलेटिनोजा में होते हैं, उनके सेल बॉडीज। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज इन इज़ अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। Child with multiple transfusions, enlarged spleen, hematocrit 12% is likely suffering from thalassemia major।
चाइल्ड को मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स हुए हैं, इन लार्ज स्प्लीन है, हेमाटोक्रिट भी कम है, तो ये मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन थैलेसीमिया में होता है, आपको पता है, और स्प्लीनोमेगाली भी इसी में होता है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजेस एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। हाँ, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखें, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो एटीपी यूटिलाइज हुआ है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट यूज होता है। किस तरह से? फॉर एग्जांपल प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, सोडियम पोटाशियम पंप है, ये फॉर एग्जांपल एक सेल है, इसके अंदर सोडियम पोटाशियम पंप है, तो सोडियम को बाहर फेंकता है और पोटाशियम को अंदर ले जाता है ये पंप। अब क्या है, सोडियम जब बाहर आ गया, सोडियम वैसे भी बाहर ज़्यादा होता है, अब यहाँ पर कोई ग्लूकोज सोडियम को ट्रांसपोर्टर भी हो सकता है। अब क्या है, जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसने सोडियम को बाहर फेंका तो बाहर सोडियम ज़्यादा हो गए। अब वही सोडियम चूँकि बाहर ज़्यादा है तो ज़्यादा से इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का ये मतलब होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन, जैसे डिफ्यूजन में होता है ना, सेम उसी तरह सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ होता है। इसको हम कहते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन होता क्या है, ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू होता है, प्रोटीन्स चैनल्स वगैरह के थ्रू होता है, इस वजह से इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं। डिफ्यूजन तो बगैर ट्रांसपोर्टर के होता है ना। तो ये क्या है, पहले प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, उसकी वजह से क्या है, एक आयन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, वो आयन फिर क्या है, हायर कंसंट्रेशन की वजह से दूसरे साइड पे मूव करेगा, तो टूवर्ड्स इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है, उसको फिर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर सोडियम अभी ज़्यादा हो गया पोटेशियम पंप की वजह से ना, वो सोडियम को बाहर फेंक रहा है, पोटेशियम को अंदर, तो सोडियम जब यहाँ ज़्यादा हो गया इस हायर क्वांटिटी की वजह से, जब ग्लूकोज बाहर पड़ा होगा तो वो ग्लूकोज जब अंदर जाएगा तो सोडियम की वजह से, हायर सोडियम है ना, इस वजह से वो सोडियम जब अंदर जा रहा होगा ग्लूकोज को भी साथ ले जाएगा, तो टूवर्ड्स इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जाएगा, इसको कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और विजरल पेन इज ड्यू टू विच फैक्टर है, स्ट्रेच की वजह से होता है विजरल पेन। विजरल पेन का मतलब विजरा, इनर विजरा जो होते हैं जीआईटी वगैरह या लंग्स वगैरह, ठीक है, उनमें स्ट्रेच होता है, उसकी वजह से फिर पेन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाल डिक्रीजेज चांसेस ऑफ एडिमा, इनमें से कौन सा जो है एडिमा के चांसेस को डिक्रीज करता है? आर्ट्रियोलर कंस्ट्रक्शन जब होता है तो एडिमा के चांसेस डिक्रीज होते हैं। वीनस कंस्ट्रक्शन विल इंक्रीज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, दस लाइकली इंक्रीज चांस ऑफ एडिमा, लेकिन वीनस कंस्ट्रक्शन क्या करेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को बढ़ा के एडिमा को इंक्रीज करेगा। पेशेंट मूव कर रहा है फ्रॉम सुपाइन पोजीशन टू स्टैंडिंग पोजीशन, कंपनसेशन बाय विच ऑफ दीज। अब सुपाइन पोजीशन से जब स्टैंडिंग पोजीशन में पेशेंट जाता है तो फिर क्या है, अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी की तरफ ब्लड सप्लाई कम होती है, एक बार तो कम हो जाती है, अब उसको वापस नॉर्मल करने के लिए क्या है, हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी ताकि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को भी ब्लड सप्लाई नॉर्मल हो। तो कंपनसेशन कौन करता है, हार्ट करता है, अपनी कंट्रैक्टिलिटी बढ़ा के कंपनसेट करता है बॉडी के अपर पार्ट को ब्लड सप्लाई नॉर्मल करने के लिए। पोस्चर मेंटेन्ड बाय मसल स्पाइंडल्स इनर्वेटेड बाय, अच्छा हाँ, मसल स्पाइंडल्स जो होते हैं उनको अल्फा मोटर न्यूरॉन्स इनर्वेट करते हैं। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन इज यूज्ड इन डायबिटिक पेशेंट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, ये हम यूज़ करते हैं नेफ्रोपैथी के लिए, HbA1c जितना ज़्यादा होगा उतना समझें किडनी को भी डैमेज हुआ पड़ा है। सेकेंडरी सोमेस्थेटिक एरिया सप्लाई बाय एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी उसको सप्लाई करता है, और ये पैराइटल लोब में होता है। फर्स्ट वन टू रिलीज फ्रॉम किडनी इन रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया इज एरिथ्रोपोएटिन होता है। सबसे पहले हाइपोक्सिया जब होती है किडनी से एरिथ्रोपोएटिन रिलीज होगा, वो फिर क्या करेगा, एरिथ्रोपोएसिस करवाता है, आरबीसी की प्रोडक्शन करवाता है, क्योंकि बॉडी को ये लग रहा होता है कि बॉडी में आरबीसी कम है शायद, है ना, हीमोग्लोबिन कम है, उसकी वजह से शायद हाइपोक्सिया हो रहा है, ऑक्सीजन कम। तो एरिथ्रोपोएसिस स्टिमुलेटेड बाय एरिथ्रोपोएटिन, एरिथ्रोपोएसिस का क्या मतलब है, आरबीसीज की प्रोडक्शन, तो वो कौन करवा रहा है, एरिथ्रोपोएटिन करवा रहा है, और एरिथ्रोपोएटिन को स्टिमुलेट कौन करवा रहा है, हाइपोक्सिया। ये दो चीज़ें इनमें कंफ्यूज ना होना। अगर वो पूछें एरिथ्रोपोएटिन को कौन स्टिमुलेट करवाता है, कौन रिलीज करवा रहा है, हाइपोक्सिया, और एरिथ्रोपोएसिस कौन करवा रहा है, मतलब आरबीसीज की प्रोडक्शन, वो एरिथ्रोपोएटिन है। एरिथ्रोपोएटिन को इनहिबिट कौन कर रहा है, थियोफैलिन। थियोफैलिन ये जैसे टी हो गया या कुछ और उसमें भी होता है, ये मेडिसिन की फॉर्म में भी होता है, अस्थमा वालों को भी देते हैं कभी कभार जब कंट्रोल ना हो बाकी मेडिसिन से, तो ये उसको इनहिबिट करता है। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग है, न्यूरल ट्यूब उससे अलग होकर न्यूरल क्रेस्ट सेल्स बनते हैं। रिच सोर्स ऑफ विटामिन के ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं। वेनस ब्लड इज हायर टू आर्टेरियल ब्लड इन पैक्ड सेल वॉल्यूम, वेनस ब्लड में पीसीबी या एमसीबी ज़्यादा होता है, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, मतलब उसमें जो ब्लड सेल्स होते हैं उनका मास या उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वो उसकी क्या वजह है, उसकी वजह ये है
कि जो वीनस ब्लड होता है उसमें आरबीसी के अंदर क्या है, आरबीसी जब वेन की तरफ एंटर होता है, वेन में जब आरबीसी जब वेन में जाएगा ना, वेन के अंदर क्या होगा, वहाँ पर आरबीसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा होता है ना सेल्स में, टिश्यूज़ में। ये इस तरह से होता है ना, अभी मैं आपको समझाता हूँ। ये फॉर एग्जांपल टिश्यू है, एक सेल है, यहाँ तक क्या था, ये आर्टरी था, सही है, ये आर्टरी है। आर्टरी से ऑक्सीजन निकला सेल के अंदर, सेल के अंदर ऑक्सीजन ने ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके सारा सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ, तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आएगा ब्लड प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा से जाएगा आरबीसी। आरबीसी के मेम्ब्रेन में क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाएगा वाटर के साथ और क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड टूट के क्या बनेगा, बाइकार्बोनेट। अब ये बाइकार्बोनेट कहाँ पर बन रहा है, कैपिलरीज़ के अंदर, और कैपिलरीज़ के बाद डायरेक्ट क्या आते हैं, वेंस आते हैं। तो ये बाइकार्बोनेट क्या है, वहाँ पर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा, कुछ ये बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होगा। तो ये बाइकार्बोनेट प्लाज्मा के अंदर पड़ा है, वीनस प्लाज्मा में, वहाँ पर आरबीसी के अंदर बाइकार्बोनेट इंटर होगा, और ये असल में बाइकार्बोनेट क्या है, आरबीसी के अंदर बना था। अब आरबीसी से जब बाइकार्बोनेट बाहर आएगा, ठीक है ना, आरबीसी से जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा प्लाज्मा के अंदर, तो प्लाज्मा से क्या है, क्लोराइड इंटर होगा आरबीसी के अंदर। ये बात याद रखें कि आरबीसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने रिएक्शन किया, उसकी मदद से बाइकार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड बना, फिर बाइकार्बोनेट बना, बाइकार्बोनेट आरबीसी से निकल के आएगा प्लाज्मा में, और प्लाज्मा से क्या है, जब एक नेगेटिव आयन बाहर निकलेगा तो एक नेगेटिव आयन इंटर होगा, एंटीपोर्ट है ना। इसको क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं, इसको हमबर्गर फेनोमिना या हमबर्गर शिफ्ट भी कहते हैं, ठीक है। बाइकार्बोनेट आरबीसी से निकला और उसके बदले में क्लोराइड आरबीसी में इंटर हुआ, कहाँ पर, वीनस ब्लड में। तो फिर क्या है, क्लोराइड अपने साथ वाटर को भी क्या करता है, ऑस्मोटिक है ना, वाटर को भी वो करता है, ड्रैग करता है, खींचता है, तो वाटर भी थोड़ा इंटर होगा, उसकी वजह से आरबीसी का मास वेनस साइड पे क्या है, थोड़ा ज़्यादा होता है, उसकी वजह से एमसीवी बढ़ जाता है, ठीक है। वीनस ब्लड है मोर बाइकार्बोनेट होता है, उसकी वजह से फिर क्या है, बाइकार्बोनेट जब आरबीसी से निकलेगा, क्लोराइड आरबीसी में एंटर होगा, तो मास या वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा ब्लड सेल्स की, ठीक है, पीसीवी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बाइकार्बोनेट और पीसीवी दोनों दिए होंगे तो आपने पीसीवी को पहले करेक्ट करना है। आरबीसी वीनस ब्लड है मोर क्लोराइड आयंस भी हैं, देखें आरबीसी वीनस ब्लड के अंदर जो आरबीसी है उसमें क्या है, ज़्यादा क्लोराइड आयंस होते हैं, उसमें ज़्यादा कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयंस भी होते हैं, वो बाइकार्बोनेट आयंस फिर निकल के उसके बदले में क्लोराइड आयन उसमें एंटर होता है। आर्टेरियल ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। ब्लड फ्लो थ्रू सिस्टम इज मेंटेन्ड बाय वीनस कंस्ट्रक्शन, वीनस सिस्टम यहाँ पे लिखा होगा ना, ब्लड फ्लो थ्रू वीनस सिस्टम इज मेंटेन्ड बाय वीनस कंस्ट्रक्शन। फैट पैड ऑफ अपर आईलिड इज एंटीरियर टू लेवेटर एपिनेरोसिस, के सामने फैट पैड होता है अपर आईलिड में, एंटीरियर टू लेवेटर एपिनेरोसिस है, और पोस्टीरियर टू ऑर्बिटल सेप्टम। ये रट्टे वाली चीज़ है, ये याद रखना है आपने। अच्छा, फिर है ड्रग्स हैविंग शॉर्ट प्लाज्मा हाफ लाइफ रीच स्टेडी स्टेट क्विकली, हाँ, जिनका प्लाज्मा हाफ लाइफ कम हो वो स्टेडी स्टेट जल्दी पहुंचते हैं। इस वजह से जब स्टेडी स्टेट पे पहुंच गए ना तो उनका हाफ लाइफ इस वजह से वो जल्दी फिर कम भी हो जाता है ना, हाफ लाइफ उनका कम होता है। ट्रू अबाउट माइक्रोविलाई प्रेजेंट ऑन इंटेस्टाइन इंक्रीजेज एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, हाँ ये तो आप लोगों को पता है, ये न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन के लिए होता है। विच वन इज़ प्री मलेग्नेंट, इनमें से कौन सा, कंपाउंड नेवस जो होते हैं। लेडी आफ्टर सर्जरी प्रेजेंट इन वार्ड विद स्वूलन लेग्स बायलैटरली, डीवीटी सस्पेक्टेड है। पैथोलॉजी हाइपर कोगुलोपैथी प्लस ब्लड स्टेसिस, ये दोनों क्या है, मोस्ट कॉमन काज होते हैं डीवीटी के। हाइपर कोगुलोपैथी क्योंकि सर्जरी हुआ है तो हाइपर कोगुलोपैथी भी हो सकता है, होता है वहाँ पे, और ब्लड जो है उसकी मूवमेंट नहीं हो रही, स्टेसिस हो रही है, वो भी, ये दोनों काज हैं किसके, डीवीटी के। लिपिड सॉल्युबल, लेकिन ये दूसरा क्या है, एंडोथेलियल इंजरी प्लस ब्लड स्टेसिस, लेकिन ये ज़्यादा कॉमन है हाइपर कोगुलोपैथी और ब्लड स्टेसिस बनस्पत है एज़ कम्पेयर टू ये। लिपिड सॉल्युबल इन अल्कोहल, लिपिड सॉल्युबल है अल्कोहल के अंदर, लेकिन सोप वाटर इन बाकी चीज़ों में हल नहीं होता। एमसीवी रिमेन्स नॉर्मल इन विच एक्यूट ब्लड लॉस फॉर 2 days, अगर हो रहा हो तो उसमें एमसीवी रिमेन्स नॉर्मल होता है। एमसीवी उस वक्त कम हो जाता है जब ब्लड लॉस क्या है, क्रोनिक हो रहा हो। विच स्ट्रक्चर इज़ बिहाइंड द स्टर्नम है, इंटरनल थोरेसिक, 2 दिन के बाद 3-4 दिन बाद एमसीवी आपको कम दिखाई देगा। विच स्ट्रक्चर इज़ बिहाइंड द स्टर्नम है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी होता है। Patient after ingesting some eggs of worms now present with respiratory symptom, organism most likely, ये एस्कारिस है, एस्कारिस लंग्स को अफेक्ट करता है। रिस्पिरेटरी सिम्टम्स में अगर आएँ तो एस्कारिस है, अगर फिशरमैन है उसको एनीमिया है,
प्लस एकाइमोसिस है, मतलब उनमें ब्लीडिंग हो रही है स्किन के नीचे, तो ये विटामिन सी की डिफिशियंसी है, क्योंकि वो सिर्फ क्या है फ़िश खा रहा है, उसकी वजह से उसको एनीमिया भी हो रहा है और विटामिन सी डिफिशियंसी भी हो रही है। और विटामिन सी डिफिशियंसी की वजह से उसको ब्लीडिंग्स भी हो रही हैं, उसकी वजह से भी फिर एनीमिया होता है। एमसीवी अगर तो फिर B12 डिफिशियंसी है। हाँ, अब फिशरमैन ने अगर उसको एनीमिया है, साथ में रेज एमसीवी है ना, फिर B12 है। अब सिर्फ थोड़ा डिफरेंस हो गया, यहाँ पर एकाइमोसिस था, यहाँ पर रेज एमसीवी है। तो एकाइमोसिस आपको पता है विटामिन सी डिफिशियंसी की वजह से होता है, लेकिन अगर वो है एमसीवी रेज्ड है तो क्या है B12 डिफिशियंसी है। वजह क्या है, फिशरमैन ने उसमें क्या है B12 की डिफिशियंसी हो जाती है। फ़िश टैप वार्म ना, फिशरमैन जब फ़िश खाता है, फ़िश के अंदर टैप वार्म होता है, वह टैप वार्म जब उसके पेट में होगा फिशरमैन के, तो वो B12 को खाएगा, उसकी वजह से उसका नाम है डाइफेलोबोस्ट्रियम लैटम। वो क्या है B12 को खाएगा, उसकी वजह से एमसीवी रेज्ड होगा और एनीमिया भी उसको होगा, है ना, मेगालोब्लास्टिक। कंजक्टाइवल स्वेलिंग अगर है, लुआ होता है। मैक्रोसिटिक एनीमिया एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनियल इसको बोलते हैं। रेक्टल प्रोलैप्स में ट्रिक्यूरिया है। मसल्स मायल्जिया, मसल्स में अगर पेन है, ट्रिकिनिला स्पायरलिस है। Which of the following is considered as embryonic connective tissue है, mesoderm and mesenchyme। pulmonary vasoconstriction occurs due to low oxygen। हाँ, अब जब ऑक्सीजन कम हो तो पल्मोनरी वेसल्स क्या है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। पल्मोनरी वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन ड्यू टू अल्वेलर लो ऑक्सीजन इज मोर देन सिस्टम लो ऑक्सीजन। हाँ, इसी तरह है। अगर बाकी सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर ऑक्सीजन कम है, उसमें इतना पल्मोनरी वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू अगर अल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन कम हो। पल्मोनरी वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन एटेन्यूएटेड या एग्रीवेटेड बाय इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, पल्मोनरी वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन को इंक्रीज कौन करता है, फिर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो वो उसको इंक्रीज करता है। फिर है एस्पायरेशन ऑफ वोमिटिंग बाय लेडी ड्यूरिंग सीजर, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय क्लोजर ऑफ फॉल्स वोकल कार्ड। ठीक है, फॉल्स वोकल कार्ड अगर उस पेशेंट के क्लोज हो जाए तो वोमिटिंग क्या है, वो वापस एस्पायरेट नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेजोफिलिया ऑफ सेल्स है, तो ये राइबोसोम्स हैं, क्योंकि राइबोसोम आरएनए से, राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबोसोमल प्रोटीन से बने हुए ना, तो न्यूक्लिक एसिड मतलब ये खुद एसिडिक है, तो एसिडिक चीज़ हमेशा क्या है, बेस को अट्रैक्ट करता है, और जो चीज़ बेस को अट्रैक्ट करता है उनको कहते हैं बेजोफिलिया। तो सेल के अंदर बेजोफिलिया, जब राइबोसोम जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा बेस को वो अट्रैक्ट करेगा, बेजोफिलिया होगा। पेशेंट विद डिस्फेजिया, सवेयर चेस्ट पेन है, डिफिकल्टी बेल्चिंग है एंड एयर फ्लूइड लेवल है। ईसीजी नॉर्मल है, कार्डिक एंजाइम नॉर्मल है, तो इसका मतलब हार्ट इशू नहीं है। उसको डिस्फेजिया है और सवेयर चेस्ट पेन है और डिफ़िकल्ट बेल्चिंग। और डिफ़िकल्ट बेल्चिंग की वजह से मतलब वो क्योंकि एकलेजिया इस तरह से हुआ पड़ा है, ये एसोफेगस, उसकी वजह से ये हमारे पास इस तरह से नैरोइंग है ना, तो उस वजह से बेल्चिंग क्या है, डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो ये एकलेजिया है। A patient after gunshot injury to cervical region now having difficulty in breathing, which of the following is damaged है, तो ये डायफ्राम डैमेज हुआ है, सर्वाइकल रीजन के अंदर हुआ है ना, तो C3 C4 C5 ये C2 C3 C4 ये हमारे पास फ्रीनिक नर्व होता है जो कि डायफ्राम को सप्लाई कर रहा है ना, तो ये फ्रीनिक नर्व क्या है, सर्वाइकल रीजन के से जो रूट्स आ रहे होते हैं वो फ्रीनिक नर्व बना रहे होते हैं, तो वो जब डैमेज हुए हैं तो फ्रीनिक नर्व काम नहीं करेगा, इसका मतलब डायफ्राम काम नहीं करेगा। फ्रीनिक नर्व डायफ्राम को सप्लाई कर रहा होता है ना, जब ये काम नहीं करेगा तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी इस वजह से हो रही है। विच स्ट्रक्चर डैमेज सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिना कोलम है, अल्नर नर्व और अल्नर आर्टरी क्या होते हैं, सुपरफिशियल होते हैं फ्लेक्सर रेटिना कोलम के, बाकी सारे उसके नीचे होते हैं। फिर है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इस ब्रांच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, सिलियक आर्टरी की ब्रांच है। ये रटने वाली चीज़ें हैं एनाटमी की, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने ही आ सकते हैं, और सर्जरी में तो बहुत आते हैं, मेडिसिन में भी आ जाते हैं। तो लेफ्ट गैस्ट्रिक फ्रॉम सिलियक है, राइट गैस्ट्रिक जो है हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच है, शॉर्ट गैस्ट्रिक स्प्लेनिक की है, एस से शॉर्ट एस से स्प्लेनिक, इस तरह याद रखें। और आर से राइट गैस्ट्रिक है, और राइट लिवर भी राइट साइड की तरफ होता है ना, इस वजह से याद रखें राइट गैस्ट्रिक फ्रॉम हेपेटिक, और लेफ्ट गैस्ट्रिक है सिलिकी। राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक फ्रॉम गैस्ट्रोडिजिनल। फीमेल हैज़ ऑटो इम्यून डिजीज़ है फॉर 1 ईयर है, नाउ प्रेजेंट विद नेक लिम्फ नोड इनलार्जमेंट काज लिम्फोमा है। देखें ऑटो इम्यून डिजीज़ है 1 साल से, और अभी उसको क्या है, नेक के लिम्फ नोड इनलार्ज होते जा रहे हैं, तो ये लिम्फोमा है। इन द प्रेजेंस ऑफ एडीएच द मैक्सिमम ऑस्मोलरिटी ऑफ यूरिन इज़, वो 1200 हो सकती है एडीएच के मुकाबले। एडीएच जब प्रेजेंट होगा तो यूरिन की ऑस्मोलरिटी मैक्सिमम 1200 हो सकती है अगर एडीएच मैक्सिमम काम करे। अबाउट यूरिन मतलब इतना कंसनट्रेटेड हो सकता है। अबाउट ब्लड ग्रुप एंटीजन प्रेजेंट ऑन एचबी सरफेस है, हेमोग्लोबिन के सरफेस के ऊपर
ब्लड ग्रुप का एंटीजन होता है, बल्कि एचबी सरफेस नहीं होता, असल में सेल आरबीसी की सरफेस के ऊपर होता है, मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीजन होता है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ, तो इस वजह से हमने लिखा है एचबी सरफेस। एंटी डायबिटिक ड्रग विच काजेज स्नीजिंग एंड नेजल कंजस्शन है, वो सीटाग्लिप्टिन, इसकी साइड इफेक्ट है। Cells responsible for innate immunity are activated most commonly by carbohydrate sequence in bacterial cell wall। हाँ, अब सेल वाल, बैक्टीरियल सेल वाल में जो कार्बोहाइड्रेट का सीक्वेंस होता है उसको देख के हमारा इन्नेट इम्यूनिटी रिस्पॉन्स शो करता है, एंटीबॉडीज़ वगैरह प्रोड्यूस करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू पल्मोनरी एंड स्केलेटल ब्लड वेसल्स, ये है प्रोटीन परमिबिलिटी पल्मोनरी और स्केलेटल ब्लड वेसल में सेम होता है। ट्रू अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, डिक्रीज एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू बाइंड टू हीमोग्लोबिन एट वन साइड। ये कल भी हमने पढ़ा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्या करेगा, ब्लड प्लाज्मा के अंदर ऑक्सीजन जो होता है वो तो नॉर्मल होता है, लेकिन क्या है ऑक्सीजन सेचुरेशन को कम करता है, मतलब ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने नहीं देता। कार्डिक आउटपुट मेजर्ड बाय थर्मोडाइलेशन मेथड इज कॉल्ड, इसको कहते हैं इंडिकेटर डाइल्यूशन टेक्निक। आफ्टर 5 days पोस्ट एमआई द मोस्ट प्रोमिनेंट सेल्स आर, देखें मैक्रोफेजेस, ये कल मैंने बताया था, कल एक क्वेश्चन था एक्यूट अपेंडिसाइटिस वाला कि 24 आवर्स उसको हुए तो कौन से सेल्स दिखाई देंगे, न्यूट्रोफिल्स थे, क्योंकि एक्यूट इन्फेक्शन था या एक्यूट इन्फ्लेमेशन। फिर मैंने बताया था कि 3 to 5 days अगर होते तो मैक्रोफेजेस आंसर होता है या फिर लिम्फोसाइट्स। अब यहाँ पर देखें उसको 5 दिन हुए एमआई के बाद, तो अब कौन से सेल हमें दिखाई देंगे हार्ट के सेल्स में, तो वो मैक्रोफेजेस होंगे, क्योंकि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है अभी। स्नो स्टार्म अपीयरेंस इज सीन इन कंप्लीट मोल के अंदर होता है स्नो स्टार्म अपीयरेंस। व्हाट डिक्रीजेज पेनिसिलिन एक्सक्रीशन फ्रॉम द किडनी है, प्रोबेनिसिड, क्योंकि ये किडनी को वैसे भी डैमेज करता है और पेनिसिलिन की उसको डिक्रीज करता है एक्सक्रीशन को। स्लीप पैरालिसिस इज ड्यू टू थैलेमस की वजह से। पैरासिम्पथेटिक एक्शन ऑफ वेगस होने से नोड ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन। पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी ऐसे नोड के ऊपर जो होता है वेगस नर्व करता है, मतलब हार्ट बीट को कम करता है। कैसे कम करेगा, इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम, ज़्यादा पोटाशियम आयंस को निकालेगा। नॉर्मली देखें डिपोरेशन, एक सेल है हार्ट का सेल है वो एक्टिवेट हुआ, ठीक है, उसमें ये -90 था, -90 से वो -70 तक जब किया थ्रेशोल्ड तक, तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुए तो ये पोटेंशियल कहाँ तक गया, +10 तक फॉर एग्जांपल। डीपोरेशन के बाद वापस जो रीपोरेशन होती है वापस -90 तक आता है। लेकिन अगर पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी एक्टिवेट होगा तो वो क्या है, मज़ीद -90 तक जब आ गया उस वक्त भी अभी तक पोटाशियम चैनल मज़ीद खुले रहेंगे, मज़ीद पोटाशियम बाहर जाएगा, तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन से भी थोड़ा नीचे आ जाएगा, फॉर एग्जांपल -95 हो जाएगा। तो इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन ज़्यादा जब होती है ना, तो अगली बार अब जब एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करवाना है तो -95 से -70 तक पहुँचना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू -90 से -70 तक। तो इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन करवा के हाइपर पोलराइजेशन काज करवाता है पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी या वेगस नर्व ऐसे नोड के ऊपर। तो ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो तो क्वेश्चन किसी भी तरह आ जाए तो फिर आप क्या है उसका आंसर पिक कर सकते हैं। स्पेसिफिक टेस्ट फॉर SLE इज, वो है एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA। पेशेंट हैविंग स्टेटस एपिलेप्टिकस, ड्रग ऑफ चॉइस टू स्टार्ट ट्रीटमेंट इज लोराजिपाम। अगर लोराजिपाम होता है, अगर ये नहीं होता तो डायजिपाम आपने लगाना था। उससे अगर कंट्रोल नहीं होगा फिर दूसरे नंबर पे फिनाइटोइन देते हैं, उससे भी कंट्रोल अगर नहीं होगा तो फिर फिनोबार्बिटॉल देते हैं, बार्बिटोल। पेशेंट रेनिन सिक्रीशन इज इंक्रीज्ड बाय हाइपोकलीमिया। हाइपोकलीमिया जब होगा तो रेनिन ज़्यादा सिक्रीट होगा, किडनी से सिक्रीट होता है ना। कैनन ए वेव इज एसोसिएटेड विद कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक या 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक में कैनन ए वेव्स होते हैं JVP के ऊपर, रेगुलर वीनस प्रेशर में बहुत बड़ा ए वेव इस तरह से आता है, ठीक है, उसको हम लोग कैनन ए वेव्स कहते हैं। नॉर्मली तो हमारे पास छोटा सा इस तरह होता है ना, तो कैनन ए वेव्स किस में आएगा, 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक में। उसकी वजह यह है कि 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक में अब ट्राइकस्पिड वाल्व बिल्कुल क्लोज है और वहाँ से आर्टरियम ज़ोर से कंट्रैक्ट करेगा, तो अगेंस्ट क्लोज ट्राइकस्पिड वाल्व जब ब्लड लगेगा ज़ोर से ना, तो ये ब्लड तेज़ी से ऊपर जाएगा, जुगुलर वेन में तेज़ी से जाएगा, तो उसकी वजह से एक बड़ा वेव इस तरह से प्रोड्यूस करेगा कैनन ए वेव JVP के ऊपर। फिर है एडिमा ऑफ रीनल ओरिजिन इज़ मोस्ट लाइकली ड्यू टू अल्ब्यूमिन यूरिया एंड सोडियम रिटेंशन। हाँ, रीनल अगर इशू हो उसकी वजह से अगर एडिमा हो रहा है तो उसका मसला ये है कि वहाँ पर अल्ब्यूमिन प्रोटीन किडनी से निकल रहा है, तो प्रोटीन जब ज़्यादा निकल गया तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन कम हो गया, तो उसकी वजह से ब्लड के अंदर जो वाटर है वो रिलीज़ होगा टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि एल्ब्यूमिन या प्रोटीन वाटर को अपने साथ ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वाटर को अट्रैक्ट किए रखता है, अटैच किए रखता है।
अब ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर प्रोटीन पड़ा है, तो वाटर इसके साथ वाटर, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, तो ये वाटर को, प्लाज्मा के अंदर जो वाटर है उसको अपने साथ अटैच किए रखता है। अब ये प्रोटीन जब कम हो गया तो प्लाज्मा का सारा वाटर टिश्यूज़ में आएगा, उसकी वजह से एडिमा होगा। और इसके अलावा रीनल ओरिजिन में सोडियम भी रिटेन हो रहा होता है, सोडियम की एक्सक्रीशन ज़्यादा नहीं हो रही होती है ना, तो वो रिटेन हो रहा होता है, उसकी वजह से भी फिर एडिमा होता है। अब देखिए सोडियम अगर टिश्यूज़ में आएगा, टिश्यू के अंदर, तो ज़ाहिर है वाटर को भी वो अट्रैक्ट करेगा। इरिटेशन ऑफ पेरिटोनियम कवरिंग द डायफ्राम प्रोड्यूसेस पेन विच इज़ यूजुअली रिफर टू नेक एंड शोल्डर की तरफ जाएगा। पेरिटोनियम अगर इरिटेट होगा जो कि डायफ्राम को कवर कर रहा है, तो फिर पेन कहाँ पे जाएगा? नेक एंड शोल्डर की तरफ। मेल हैड RTA with injury to occipital region now has homonymous hemianopia which structure is damaged। ऑप्टिक रेडिएशन जब डैमेज होते हैं उसमें भी होमोनाइमस हेमियोनोपिया होता है, लेकिन ऑप्टिक रेडिएशन आप उस वक्त लगाएंगे जब ऑक्सीपिटल रीजन का जिक्र भी हो। तो यहाँ पर एक तो ऑक्सीपिटल रीजन है और साथ में होमोनाइमस हेमियोनोपिया है, तो ये ऑप्टिक रेडिएशन डैमेज है। अगर होमोनाइमस हेमियोनोपिया सिर्फ होता, ऑक्सीपिटल रीजन नहीं होता, तो फिर क्या है, आप ऑप्टिक ट्रैक भी लगा सकते थे, उसमें भी होमोनाइमस हेमियोनोपिया होता है ऑप्टिक ट्रैक में। एंजाइना लाइक सिम्टम्स अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन है। ये एरोटिक स्टेनोसिस में एंजाइना की तरह के सिम्टम्स होते हैं, इसमें भी इस्कीमिया हो रहा होता है ना एरोटिक स्टेनोसिस में। ओल्फैक्टरी बल्ब कॉन्टेन्स विच काइंड ऑफ न्यूरॉन्स? बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं ओल्फैक्टरी बल्ब में, और ये वहाँ पर ओल्फैक्टरी बल्ब के अंदर नर्व कौन सा होता है? ओल्फैक्टरी नर्व होता है और उसके अंदर बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं। स्पर्म्स बिकम पार्शली मोटाइल इन द किस में? एपिडिडमस में पार्शली मोटाइल हो जाते हैं स्पर्म, पहले वो मोटाइल नहीं होते। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स ऑफ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अच्छा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है मतलब बाइकार्बोनेट बढ़ गया है, बाइकार्बोनेट मोर देन 26, मोर देन 24 लिखा हुआ है यहाँ पे, वैसे 26 या कुछ बुक्स में 28 लिखा होता है, तो मोर देन 28 बाइकार्बोनेट हो जाए या 26 है तो उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। यहाँ पर वो 26 28 है नहीं, इस वजह से हमने ये लगाया। प्राइमरी ओवरसाइट इज सराउंडेड बाय विच नॉन सेलुलर लेयर? जोना पेरिसिटा होता है जो कि नॉन सेलुलर लेयर है, उसने प्राइमरी ओवरसाइट को कवर किया होता है, ठीक है। तो नॉन सेलुलर लेयर क्या होता है? जोना पेरिसिटा होता है, और सेलुलर लेयर कोरोना रेडिएटा होता है। पैरासिम्पथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करते हैं, और जो सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन होते हैं वो एपिनेफ्रिन या मोस्टली नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ करते हैं, थोड़ा बहुत एपिनेफ्रिन। ट्यूमर विद नर्व शीट इन्वॉल्वमेंट वो है कार्सिनोमा एक्सप्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। गैस्ट्रोइसोफेगल पाइलोरिक एंड अदर स्फिंक्टर्स। गैस्ट्रोइसोफेजियल पाइलोरिक और दूसरे जो स्फिंक्टर्स हैं ये रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स्ड बाय, उनको रिलैक्स कौन करता है? VIP, वैजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। वजह क्या है? इसका काम क्या होता है? पेरिस्टालसिस को इंक्रीज़ करना। वैजो एक्टिव इंटेस्टाइनल मतलब इंटेस्टाइन से रिलीज़ हो रहा है और उधर ही इंटेस्टाइन के पेरिस्टालसिस को बढ़ाता है, तो पेरिस्टालसिस को कैसे बढ़ाएगा? स्फिंक्टर्स को ओपन करता है, एक तो कंट्रक्शन करवा रहा है इंटेस्टाइन्स की, और साथ में स्फिंक्टर्स को खोलेगा ना, ज़ाहिर है ऊपर से वो अगर कंट्रक्शन करे और स्फिंक्टर को ओपन ना करे फिर तो वो रप्चर हो सकता है ना। तो इस तरह से ये हमारे पास स्फिंक्टर्स को ओपन करवाता है और पेरिस्टालसिस को बढ़ाता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी ये है कोबेलामिन, विटामिन B12। डायबिटिक न्यूरोपैथी की मेन काज क्या है? विटामिन B12 डिफिशियंसी है ना, तो उसमें हम लोग B12 दे देंगे कोबेलामिन। पेशेंट नॉन केस ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर नाउ प्रेजेंट इन OPD विथ कंप्लेन ऑफ जॉइंट पेन, ड्रग ऑफ चॉइस विल बी सिलिक ऑक्सिब। पेशेंट को अगर गैस्ट्रिक अल्सर है तो उसमें आप क्या है जो गैस्ट्रिक प्रोटेक्टिव वो होंगे एनसेड्स होंगे वो आपने देना होगा, तो वो है सिलिक ऑक्सिब। पेशेंट प्रेजेंट विद एनीमिया, एक तो उसमें RBC कम है, साथ में रिस्ट ड्रॉप है, मतलब न्यूरोपैथी भी है, कॉन्स्टिपेशन भी है, और पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी साथ में मौजूद है। इट इज़ काज बाय, तो ये कौन सा है? लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग एनीमिया भी काज करता है, RBCs की ब्रेकडाउन करवाता है ना, RBC की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करता है, मैक्रोसिटिक एनीमिया काज करवाता है। साथ में क्या होगा? रिस्ट ड्रॉप न्यूरॉन्स को भी इसी तरह डैमेज करता है, न्यूरोपैथी करवाता है। 40 ईयर ओल्ड लेडी प्रेजेंट विद हेपेटोस्प्लीनोमेगाली है, प्रोराइटस है, जिंतलिस्मास है, मतलब लिपिड्स की डिपोजिशन हुई है आईलिड्स और स्किन वगैरह के ऊपर, और जॉन्डिस भी है फॉर लास्ट 3 मंथ्स। मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन कौन सा करवाएंगे? एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी। वजह क्या है? ये ऑटो इम्यून जो हमारे पास वो होता था, हेपेटाइटिस होता था, ये वही लग रहा है, तो उसमें यही है। जिस देखें सारा जिंतलिस्मा होता है, जॉन्डिस होता है, प्रोराइटस होता है, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, ये सब कुछ उसमें होता है।
क्लाइंबिंग फाइबर्स टू परकंजी अराइजेस फ्राम, कहाँ से? इन्फीरियर ओलाइडी न्यूक्लियस से अराइज होंगे। बायलैटरल नर्व लीजन काजेज डेथ, वेगस, अगर बायलैटरल वेगस नर्व डैमेज होंगे तो डेथ हो जाएगी। वजह क्या है? ये रिस्पायरेटरी सेंटर कार्डिक हार्ट को ये कंट्रोल कर रहे हैं। इसके अलावा रिस्पायरेटरी रेट वगैरह को भी ये कंट्रोल, उसमें भी इसका रोल होता है। तो इस वजह से अगर ये दोनों कट जाएँ तो डेथ होती है। पेयर ऑफ विटामिन हुज डिफिशियंसी कैन लीड टू हेमोरेजिक पिक्चर है, विटामिन सी एंड विटामिन के दोनों। विटामिन सी की अगर डिफिशियंसी होगी ब्लीडिंग होता है, विटामिन के की डिफिशियंसी से भी होता है। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस इन्फेक्ट्स विच सेल्स हैं? बी सेल्स को इन्फेक्ट करता है। एक्टिवेटेड टी सेल्स, ठीक है। एटिपिकल सेल्स टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, इन्फेक्टेड बी सेल्स, ये तीनों आपने याद रखने हैं। वो कहेगा इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस में एक्टिवेट कौन से सेल होते हैं? टी सेल। और इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस में एटिपिकल सेल्स कौन से होते हैं? वो भी टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। और इन्फेक्ट कौन से सेल? इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस में जो वायरस होता है वो किस सेल को इन्फेक्ट करता है? वो है बी सेल। A 30-year-old patient develops lymphoma. Investigation showed B cell lymphoma. Which antibody should be tested? HIV वाले पेशेंट्स में बी सेल लिम्फोमा हो सकता है, तो HIV हम लोग करवाएंगे। डीग्रेनुलेशन ऑफ बेजोफिल्स एंड मेस्ट सेल्स काजेज व्हाट काइंड ऑफ शॉक है? तो ये काज करवाता है एनाफाइलेक्टिक शॉक, क्योंकि मास्ट सेल और मेस्ट सेल्स और बेजोफिल दोनों क्या हिस्टामिन रिलीज़ करते हैं, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स रिलीज़ करते हैं, तो उसकी वजह से एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद कफ, कोराइजा, कंजक्टिविटिस, ये जो 3 C's आ जाते हैं ये मीजल्स में होते हैं, और कॉप्लेक्स पार्ट भी। मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इज एमंग दीज, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा? पैरामेक्सो वायरस होगा, जो कि मीजल्स काज कर रहा है ना। पैरामेक्सो वायरस मीजल्स काज करता है, और पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सारा हमारे पास एक फैमिली है ना पैरामेक्सो वायरस का। उसके बाद है आर्थोमेक्सो वायरस में इन्फ्लुएंजा वायरस आता है। तो ये 4 जो वायरस है, मम्प्स है, RSV है, इन्फ्लुएंजा है और मीजल, ये सारे पैरामेक्सो वायरस वाले फैमिली से बिलोंग करते हैं। विच इज़ द डायरेक्ट ब्रांच ऑफ ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस है? सुप्रास्केपुलर नर्व, ये डायरेक्ट ट्रंक से एक ब्रांच निकल रहा होता है ब्रेकियल प्लेक्सिस के। पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर फॉर बर्न पेशेंट है DIC। बर्न पेशेंट में अगर डिसमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन हो जाए तो ये बहुत पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है। एट सी लेवल PCO2 इज़ 48, देन PaO2 लेवल विल बी 90 होगा, सही है। PCO2 उसका कम है और PaO2 भी उसका थोड़ा कम है, सी लेवल के ऊपर कम हो जाता है। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद सीवियर अस्थमा, FEV1 लेस देन 50 एंड ही सियानो ट्रीटमेंट गिवन B2 एगोनिस्ट, उसको हमने दिया बट नॉट वर्किंग। जैसे साल्ब्यूटामोल है ना, B2 एगोनिस्ट है, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा, तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट इसमें क्या होगा? इप्राट्रोपियम, एंटी मस्कानिक फिर देंगे। पहले बीटा एगोनिस्ट देते हैं, अगर उससे कंट्रोल नहीं होगा तो एंटी मस्कानिक देंगे। तो ये दोनों हेल्प करेंगे किसमें? ब्रोंको डायलेशन में। पेशेंट प्रेजेंटेड विद राइट हाइपोकॉन्ड्रिक पेन, डर्माटोम फॉर कोल्सिस्टाइटिस इंक्लूड। अब राइट हाइपोकॉन्ड्रिक पेन जो होता है उसमें एक्यूट कोल्सिस्टाइटिस का पेन भी उधर ही होता है, हेपेटाइटिस वगैरह का भी हो सकता है, एब्सेस का भी हो सकता है, और अब कॉमनली कोल्सिस्टाइटिस का होता है। तो अब वो पूछ रहे कोल्सिस्टाइटिस के लिए डर्माटोम कौन सा होता है? वो है T7 से T9, मतलब ये वाले नर्व्स क्या है उस पेन को कैरी कर रहे होते हैं। प्लाज्मा क्लियरेंस ऑफ पैरा अमीनो हाइपोरिक एसिड is used to measure the renal plasma flow because it is filtered and secreted but not reabsorbed। हाँ, अब इसको हम यूज़ करते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो को मेजर करने के लिए। उसकी वजह क्या है? जब हम लोग ये देंगे तो ये सारा फिल्टर होगा या फिर क्या है, सेल से सिक्रीट भी होगा, लेकिन वापस रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। मतलब यूरिन में जितना जाएगा उससे हमें अंदाज़ा होगा प्लाज्मा किडनी की तरफ प्लाज्मा फ्लो कितना है। If 5 m of cholesterol reduced from diet, how much chance of IHD reduced? तो 5 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल का अगर आप वो करेंगे तो 25 हमारे पास जो परसेंटेज है वो चांस कम हो जाता है इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के। स्मॉल सेफेनस वेन इज़ अकम्पनीड बाय सूरल नर्व। स्मॉल सेफेनस के साथ सूरल नर्व होता है, और जो ग्रेट सेफेनस वेन होता है उसके साथ सूरल नर्व अकम्पनी कर रहा है स्मॉल सेफेनस वेन को, और सेफेनस जो नर्व होता है वो क्या है, ग्रेट सेफेनस वेन को कंपनी कर रहा है। और डीप पेरोनियल नर्व अकम्पनी करता है एंटीरियर टिबियल आर्टरी। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये एनाटॉमी की हैं, ये सर्जरी में भी आती हैं, मेडिसिन में भी आ सकते हैं।
तो आज हमारा सेक्शन 3 कंप्लीट हो गया। कल से इंशाल्लाह हम लोग सेक्शन 4 स्टार्ट करेंगे। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।